हाय एवरीवन, आई एम अमित मौर्य। वेलकम टू वैदिक आईएएस। गाइज, आज से हमारी क्लासेस वापस से स्टार्ट होने जा रही है चैनल पे। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो इसमें सब्जेक्ट वो रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, ये हम स्टेट सिविल सर्विसेज प्री और आपका वनडे एग्ज़ाम्स को फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास हमारे द्वारा आपको कंप्लीट इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? तो आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट हम लेकर आगे बढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सबसे मेन तो रहता है कि हम उसका एक बार इंडेक्स मालूम करते हुए चलें, यानी कि उसका सिलेबस। तो हम आपका जो सिलेबस इसमें जो पार्ट्स रहेंगे, हम लगभग 8 to 9 पार्ट्स में आपका भारत का इतिहास यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास कवर करेंगे। सबसे जो पहला टॉपिक रहेगा वो हमारा भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। ठीक है, कंपनियों का आगमन। सेकंड जो टॉपिक रहेगा भारत में ब्रिटिश विस्तार। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग यूरोपियन कंपनीज भारत में एंटर हुई है, व्यापार को मेन फोकस करते हुए। ठीक है, और इस बारे में भी हम सभी जानते हैं कि जो भी यूरोप से कंपनियां भारत में एंटर हुई हैं, स्टार्टिंग में तो उनका फोकस व्यापार पे रहा है, बट वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लेती है। तो हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक रहता है हमारा भारत में ब्रिटिश विस्तार, यानी कि कैसे अंग्रेजों ने भारत में अनेक क्षेत्रों को जीता और उस पर शासन किया। ठीक है, भारत में ब्रिटिश विस्तार। ब्रिटिश विस्तार यानी कि आपका, जैसे कि हम जानते हैं, आपका बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख, ये कुछ स्टेट हैं जिसे अंग्रेज़ों ने जीता। किसी से प्रत्यक्ष युद्ध किया गया, किसी से संधि की गई। तो अलग अलग षड्यंत्रों के माध्यम से अंग्रेज़ों द्वारा भारत के अनेक क्षेत्रों पर कब्जा किया गया, और जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने भारत में राजनीतिक सत्ता भी स्थापित कर ली। तो सेकंड टॉपिक जो हमारा रहता है भारत में ब्रिटिश विस्तार। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे हम भारत में ब्रिटिश नीतियां। ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज थी जिसको अंग्रेजों ने भारत के संदर्भ में अपनाया और एक लंबे टाइम तक भारत पर शासन किया। इसके अंतर्गत हम देख लेंगे इनकी राजस्व नीति क्या थी, इनकी एजुकेशन पॉलिसीज़ कैसी थी, बाकी इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ कैसी थी, इत्यादि। ठीक है, तो अंग्रेजों ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई कि भारत एक लंबे समय तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहा। तो थर्ड टॉपिक हमारा ब्रिटिश नीतियाँ हो जाएगी। फोर्थ में हम देखेंगे आपका 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद फिर हम देख लेंगे अन्य जनजातीय एवं कृषक विद्रोह। कैसे भारत में रहने वाले जनजातियों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ। ठीक है, और अंग्रेजों की जो भी पॉलिसीज़ थी किसानों को उसने कैसे इम्पैक्ट किया। ठीक है, तो अंग्रेजों की इन पॉलिसीज़ के रूप में जो प्रतिक्रिया दी आपका जनजातीय और किसान वर्ग ने। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग टाइम पे भारत में अलग अलग जनजातीय एवं किसान आंदोलन हुए हैं। तो हमारा जो आपका 6 टॉपिक रहेगा जनजातीय एवं अन्य किसान आंदोलन। किसान आंदोलन जैसे कि नील विद्रोह काफ़ी
फेमस आंदोलन है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी कि भारत में पुनः जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके अंतर्गत हम वैदिक समाज, आर्य समाज या अलग अलग टाइम पे कैसे भारत में जो भी पुराने रीति रिवाज थे उनसे ऊपर उठकर एक न्यू थॉट्स क्रिएट किए गए, ठीक है। जो आपका पुराने टाइम से जो भी पाखंड चले आ रहे थे उनकी प्रतिक्रिया के रूप में भारतीयों ने कैसे खुद को स्टैंड किया। तो हमारा 6 टॉपिक ये हो जाएगा। 7वां टॉपिक हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें हम कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लेकर इनका आज़ादी में क्या योगदान रहा, हम ये चीज़ फोकस करेंगे। 8वां टॉपिक रहेगा हमारा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ हम देख लेंगे तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कि कैसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा स्थापित किया, किस टाइम पर भारतीयों द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया, भारतीयों की नीतियाँ क्या थी, कौन कौन से राजनेता थे और किनका क्या योगदान रहा है भारत की आज़ादी को लेकर। तो ये हमारे 8 टॉपिक हैं। 9वां टॉपिक हम मिसलेनियस ले लेंगे, यानी कि विविध, जो भी हमारा बचेगा कुछ इन टॉपिक्स के अलावा हम लास्ट में उसको फोकस करते हुए चलेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी। देखो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है यूरोपियन कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। देखो आगमन भारत में, यूरोपियन कंपनियों का आगमन भारत में ही क्यों हुआ, ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही थी कि जो भी यूरोपियंस देश थे वो पूरब की ओर व्यापार करने के लिए आए। अन्य एरिया भी तो है ना विश्व में, तो ऐसे क्या रीज़न क्रिएट हो रहे थे, उस पृष्ठभूमि को जानना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी जाकर हम अच्छे से इस टॉपिक पर पकड़ बना पाएंगे। देखो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें हम बताएंगे कि भैया स्टार्टिंग कैसे होती है। ये आपका हम मान लेते हैं भारत है, यहाँ से आते आते ये फारस की खाड़ी, ये रेड सी, और फिर कुछ ऐसे करके आपका अफ्रीका है। ये है आपका अफ्रीका और ये है इंडिया। देखो प्रारंभ में क्या होता था, भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार होता था वो होता था स्थल मार्गों से। ये वाला रीजन आपका पाकिस्तान का पड़ता है और यहाँ पे पड़ता है आपका ईरान, यहाँ पे पड़ता है आपका तुर्की, और ये आपका यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। ये है आपका यूरोप, ठीक है। जो भारत में प्रारंभ में जो व्यापार होता था वो स्थल मार्गों के माध्यम से होता था। सपोज करो ये वे है एक, आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं हम इसको साइन के माध्यम से। यहाँ तक सामान जाता था और यहाँ से सामान को संपूर्ण यूरोप में वितरित कर दिया जाता था। और इस टाइम में जो महत्वपूर्ण वस्तुएं थी जिनका व्यापार किया जाता था, उसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था भारतीय मसाला। इसके अलावा मलमल, रेशम, नारियल, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो यूरोप में आकर्षण का केंद्र थी। देखो हम सभी जानते हैं यूरोप जो है वो ठंडे एरिया में पड़ता है, गर्मी यहाँ पे कम पड़ती है।
देखो ये आपका 0 डिग्री लाइन है, अक्षांश रेखा, ये आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आपकी है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। हम सभी जानते हैं कि जो सन की जो सनलाइट होती है वो 23.5 उत्तरी अक्षांश से 23.5 दक्षिणी अक्षांश के बीच में लंबवत पड़ती है, सीधा पड़ती है। तो इस कारण जो आपका ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर सूरज की जो किरणें होती हैं उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है इनकी तुलना में। तो जिस कारण जो ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो इस वाले रीजन में पड़ती है, और जो ऊपर वाले रीजन है यहाँ पर मौसम रहता है ठंडा। ठीक है, तो यूरोप आपका जो था वो ठंडे प्रदेश में बसा हुआ कॉन्टिनेंट है। तो यूरोप में जब ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पे जो क्रॉप्स होगी वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होगी, और यहाँ का जो मेन आधार रहता है भोजन का वो रहता है मीट, यानी कि मांसाहार। और अगर हम मांसाहार पे मसाले का लेप लगाकर रख दें तो इससे क्या होता है, मीट हो जाता है कंजर्व, और क्या होता है ये लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होता। तो ये भी कुछ कारण थे कि भारत के मसालों की जो डिमांड थी यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा भारत में बना हुआ मलमल, रेशम, नारियल, हल्दी, तो ये सारी बहुत सारी वस्तुएं थी जो यूरोप में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी और बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब होता क्या है, अब जो आपका जो हमने व्यापारिक मार्ग देखा है, ठीक है, ये हमारा स्थल से होने वाला जो व्यापारिक मार्ग था वो ऐसे ऐसे जाता था और यूरोप तक पहुंचता था। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं का भी शासन रहा होगा, और हर शासक अपने एरिया में चुंगी कर लेता होगा, इसके अलावा मार्ग कर। अब भारत से सामान यूरोप में जा रहा है तो कितने सारे शासकों के एरिया से होके व्यापार होता होगा, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। अगर कोई भारत से 10 रुपये की चीज़ खरीद रहा है और यूरोप ले जा रहा है उसको, तो हम कहाँ पे थे, कोई आ गया था, सॉरी डिस्टर्ब हो गया हम थोड़ा। देखो हम क्या बात कर रहे थे, अगर कोई भारत से 10 रुपये का सामान खरीद कर यूरोप ले जा रहा है तो बीच में उसको चुंगी कर देना पड़ेगा, कई सारे मार्ग कर, और यही 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में परिवर्तित हो जाएगी। तो इससे हो क्या रहा है, बहुत सारा लॉस हो रहा है। फर्स्ट रीजन हो गया हमारा। अब देखो होता क्या है, एक घटना घटती है यहाँ पर, कस्तूतुनिया, ये आधुनिक तुर्की है। कस्तूतुनिया पर आक्रमण होता है और एक साम्राज्य की स्थापना होती है जिसको बोला जाता है ओटोमन साम्राज्य। इसी को बोला जाता है उस्मानिया सल्तनत। जब उस्मानिया सल्तनत की कस्तूतुनिया पर पकड़ मजबूत होती है तो जो आपका व्यापारिक मार्ग था एशिया और यूरोप के मध्य जिस रास्ते से व्यापार होता था, उस व्यापारिक मार्ग में क्या पड़ती है, बाधा। अब जो यहाँ पे जो भी अरब लोग थे वो भारत से यूरोप जाने वाले सामानों को लूट लेते थे और बहुत ज़्यादा दाम बढ़ाकर यूरोप में उसको सेल करते थे। अब यूरोप वासी हो गए परेशान, लॉस हो रहा है उनको, भारतीय वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो रही है। अब यूरोप वाले क्या करेंगे, यूरोप वाले करेंगे क्या कि वो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए निकलेंगे,
ठीक है। और इस चरण में कई सारी कंट्रीज़ की खोज होती है, जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। यूरोपियन जो भी देश हैं वो सारे तटीय देश हैं, तटीय देश हैं। तो अब यूरोप वाले जब बाधा पड़ गई व्यापारिक मार्ग में, तो यूरोप वाले अब नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए निकलेंगे कि हम पूर्व के देशों के साथ कैसे व्यापार करें। इसी से मोटिवेट होकर ये लोग नए नए समुद्री मार्गों की खोज करते हैं, ठीक है। तो समुद्री मार्गों की खोज की ज़रूरत अंग्रेज़ों को या यूरोपियन देशों को क्यों पड़ी, ये चीज़ हमें क्लियर हो गया होगा, आई होप। दूसरा देखते हैं अब हम देखो दूसरा पॉइंट ये रहा है कि यूरोप में जो पुनः जागरण प्रारंभ हुआ है वो 14वीं सेंचुरी से ही प्रारंभ हो गया था, 14वीं शताब्दी से प्रारंभ। इस पुनः जागरण में नए नए थॉट्स यूरोप वासियों ने क्रिएट करे, जैसे कि मानवतावाद। ये मानवतावाद कहने को ही था, मानवतावाद जैसी कोई चीज़ यूरोप में थी नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है। इसके अलावा यूरोप में नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए। हम सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल क्रांति हुई है वो यूरोप में हुई है, उसका मेन कारण यही वैज्ञानिक आविष्कार रहे। इसके अलावा धार्मिक सुधार, तो ये सारी चीज़ें यूरोप में 14वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो गए थे। हमारे लिए ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है इस टॉपिक के लिए, हमें फोकस करना है वैज्ञानिक आविष्कार पर। जब यूरोप में पुनः जागरण प्रारंभ होता है 14वीं शताब्दी में, तो यूरोप में नए नए थॉट्स क्रिएट होते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं। इन आविष्कारों में बड़े जहाज़ों का निर्माण होता है जो अच्छे मटेरियल से बने होते थे, बड़े जहाज़ों का निर्माण जो लंबी दूरी तय कर सकते थे, लॉन्ग डिस्टेंस कवर। ठीक है। इसके अलावा दिशा सूचक यंत्रों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, यंत्रों का प्रयोग। मानचित्रीकरण पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। तो ये रीज़न भी नए नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए उत्तरदायी रहे। क्लियर है? नए समुद्री मार्गों की खोज में बड़े जहाज़ों का यूज़ होना है, क्योंकि उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है। छोटे मोटे जहाज़ तो लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इन्हें दिशा सूचक यंत्रों का नॉलेज हो गया अच्छे से, उसका यूज़ करने लग गए। इसके अलावा इन्होंने मानचित्रीकरण प्रारंभ किया। तो ये सारी चीज़ें थी कुछ यूरोप में जो 14वीं शताब्दी में घटित हो रही थी, जिससे मोटिवेट होकर यूरोप वासियों ने, यूरोप के तत्कालीन देशों ने नए मार्गों की खोज का निर्णय लिया। इसी क्रम में हम देखते हैं आपका ब्राज़ील की खोज हुई, ब्राज़ील। सेकंड हम देखेंगे अमेरिका, थर्ड देखेंगे भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ यहाँ पर देख लेंगे हम न्यूजीलैंड। क्लियर है? ब्राज़ील की खोज कैब्रायल द्वारा की जाती है। ये पुर्तगाली रहते हैं। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ब्राज़ील की खोज किसने की, या फिर मैचिंग के लिए आ जाएगा, 4 कंट्रीज़ दे दी जाएगी और 4 कंट्रीज़ की खोज करता मैच करिए, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। यूएसए की खोज कोलंबस ने की।
कोलंबस जो था स्पेन का निवासी था, 1492 में की थी इन्होंने। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ये खोज का मतलब है समुद्री रास्तों की खोज। ऐसा नहीं है कि भारत को कोई जानता नहीं था। नए समुद्री व्यापारिक रास्तों की खोज बता रहे हैं यहाँ पर हम। ऑस्ट्रेलिया की खोज कुक ने की, जो ब्रिटेन के निवासी थे। न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने की थी। तस्मान जो थे हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, अभी तक हमने देखा है क्या रीज़न थे यूरोप वासियों को नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए निकलने के। फिर उन्होंने किस क्रम में कौन कौन से देशों की खोज करी। तो यहाँ पे ये हमारी 5 कंट्रीज़ हो गई है जो 15th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ द्वारा खोजी गई। अब इसके बाद जो भी यूरोपियन देश रहेंगे, लगभग 5 यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां भारत में आई हैं। यूरोपियन कंपनियां भारत आई 15वीं और 16वीं शताब्दी में लगभग। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलाना कंपनी किस टाइम में आई, किस टाइम में गई, प्रथम कोठी उन्होंने कहाँ पर स्थापित करी। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट भी पूछ लेता है, तो हम एक चार्ट के माध्यम से इसको देखेंगे। आफ्टर दैट हम प्रत्येक कंपनी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अभी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे जिसमें 1 बाय 1 हम कंपनीज़ की डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आपका जो चार्ट बनेगा, पहले तो हम देख लेंगे कंपनी, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, स्पेस कम पड़ जाएगा नहीं तो। कंपनी, स्थापना का वर्ष, भारत में आगमन, यहाँ पर देख लेंगे हम प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब करी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका। और इनकी भारत से वापसी कब हुई। ठीक है, सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम कि कौन से टाइम में कौन सी कंपनी भारत आई। 5 कंपनीज हैं जो यूरोप से भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। फर्स्ट कंपनी पुर्तगाली है और भारत स्थापना का वर्ष, भारत में आगमन कब हुआ था पुर्तगालियों का? 1498 में सर्वप्रथम वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली व्यापारी था या पुर्तगाली नाविक था, 17 मई 1498 को भारत आता है। कंपनी की स्थापना कब हुई? फिर पुर्तगाली 1505 में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, और पुर्तगालियों द्वारा जो प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की जाती है वो की जाती है कोचीन में। और पुर्तगालियों की वापसी कब होती है? 1961 में। तो पुर्तगाली ऐसी यूरोपियन कंपनी है जो भारत में सबसे पहले आती है और सबसे बाद में जाती है। भारत में कब आई? 1498 को। भारत से कब गई? 61 में। और जब 61 में जाती हैं तो इनके पास गोवा और गुजरात का एक छोटा सा द्वीपीय क्षेत्र दीव पुर्तगालियों के कब्जे में रहता है। गोवा जो स्वतंत्र राज्य भारत का बना है वो 1961 में बना है। इससे पहले तक गोवा पुर्तगालियों के अंडर में था। इसके बाद आते हैं आपके डच आते हैं भारत में। स्थापना का वर्ष, जो कंपनी स्थापित होती है वो 1602 में होती है। और जो भारत में जो आगमन होता है इनका 95-96 में आते हैं। इनकी जो प्रथम कोठी होती है वो रहती है मसूलीपट्टनम। देखो
कोठी या फैक्ट्री का यहाँ पर कहने से मतलब है कि वेयर हाउस। इन्होंने अपना पहला वेयर हाउस कहाँ बनाया? वेयर हाउस इसलिए जो भी भारत से व्यापार करने वाली जो भी वस्तुएं होती थी, मसाला, मलमल, रेशम, नारियल, वो सारी चीज़ें फैक्ट्रियों में स्टोर करके रखी जाती थी। और जैसे ही अंग्रेज़ों को मौका मिलता था ये इसको ट्रांसफ़र कर देते थे। कहाँ पर? यूरोप में। तो इस कारण फैक्ट्रियों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस कंपनी ने अपनी प्रथम कोठी कहाँ पर स्थापित करी। तो हम ये चार्ट में कंप्लीट कंपनीज के बारे में देख लेंगे। डचों की जो भारत से वापसी होती है वो 1759 में वेड़दा का युद्ध होता है। वेड़दा का युद्ध, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब बंगाल को हम देखेंगे। ठीक है, ये अंग्रेजों और डचों के बीच होता है। क्लियर है? इसके बाद जो हमारी थर्ड कंपनी रहेगी वो ब्रिटेन की रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना का वर्ष, कंपनी जो स्थापित होती है 31 दिसंबर 1600 को। भारत में जब ये एंटर करते हैं 1608 में करते हैं। इनकी जो प्रथम फैक्ट्री होती है वो मसूलीपट्टनम। देखो, अंग्रेज़ों की जो प्रथम फैक्ट्री या कोठी है इसको लेकर कई सारे डाउट हैं। कुछ लोग सूरत बोलते हैं, कुछ मसूलीपट्टनम। जब हम ब्रिटेन की कंपनी को या इंग्लैंड की कंपनी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो जो भी यहाँ पर विवादित चीज़ें हैं हम वो देखते चलेंगे कि पहली फैक्ट्री इनकी कौन सी थी। सभी जानते हैं अंग्रेज भारत से कब गए? भारत को आज़ाद करवा के या करके 1947 को। चौथे नंबर पे आती है डेनिस। इनकी जो भारत में एंट्री होती है 1616 में और कंपनी की स्थापना भी 1616 में होती है। इनका जो पहला फैक्ट्री रहता है वो रहता है त्रावणकोर। ठीक है, परंतु ये ज़्यादा टाइम तक भारत में सरवाइव नहीं करती, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती ये अन्य कंपनियों से। और इसका जो डेनिस कंपनी है इसका जो मेन फोकस रहता है वो इंडोनेशिया वाले साइड रहता है। तो इस कारण ये 1745 में अपनी सभी फैक्ट्रियाँ किसको सेल कर देती है? अंग्रेजों को। और 1745 में ही भारत से चली जाती है। इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी, सबसे एंड में आते हैं। कंपनी की स्थापना होती है 64 में। भारत में जब ये आते हैं 68 में। इनकी जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित होती है वो होती है सूरत में। और जब इनकी भारत से वापसी होती है वो होती है 1760 वड़ीवास के युद्ध से। वड़ीवास के युद्ध में, वड़ीवास का युद्ध फ्रांस की तरफ से, फ्रांसीसियों की तरफ से कैप्टन लाली लड़े थे और अंग्रेज़ों की तरफ से आयरकूट, जिसमें फ्रांसीसियों की काफ़ी बुरी तरह से हार हुई थी। और फ्रांसीसी इस युद्ध के बाद ओनली एक भारत में छोटे से एरिया में सिमट कर रह गए थे। ठीक है, तो वड़ीवास का युद्ध इस मायने में इम्पोर्टेंट है बिकॉज फ्रांसीसियों की जो जड़ें थी इस कमज़ोर से कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक चार्ट के माध्यम से हमने कंप्लीट कंपनियों के बारे में देख लिया। कंपनी की स्थापना कब हुई, देखो ये सीक्वेंस में है। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटेन के व्यापारी आए, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी। इनकी स्थापना का वर्ष, भारत में इनका आगमन, भारत में इनकी प्रथम फैक्ट्री का भी स्थापित हुई और इनकी भारत से वापसी कब हुई। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने 5 कंपनियों की स्थापना वर्ष, आगमन, वापसी कंप्लीट देख लिया है। अब क्या करेंगे हम 1 बाय 1 प्रत्येक कंपनी की जो मेन डिटेल्स है उसको देखते हुए चलेंगे। पुर्तगाली, आगमन कब हुआ?
1498 को। कौन आया था भारत में सबसे पहले? वास्को डी गामा आए थे। ठीक है। कंपनी की स्थापना कब हुई? 1605 में। ठीक है। वास्को डी गामा के बारे में हम पहले देख लेते हैं। वास्को डी गामा भारत में 3 टाइम आया। पहली बार आया था ये 17 मई 1498। ये डेट इम्पोर्टेंट है, वनडे एग्ज़ामों में डायरेक्ट डेट पूछ ली जाती है। आता है ये आपका 17 मई 1498 को, और भारत में 3 मंथ तक रुकता है, 3 महीने तक, और वापस यूरोप जाता है व्यापार करके। भारत आने और जाने में हुए कुल खर्च का लगभग 60 गुना या 60% मुनाफा कमाता है कौन? वास्को डी गामा। 1498 को वास्को डी गामा भारत आता है। 3 महीने तक ये रहता है भारत में, भारतीयों के साथ करता है व्यापार। और जब ये व्यापारिक सामान को यूरोप में ले जाकर बेचता है तो वास्को डी गामा का जो भारत आने और जाने में जो व्यय हुआ है उसका लगभग 60 गुना मुनाफा वास्को भारत के साथ व्यापार करके कमाता है। देखो, जो आपका वास्को डी गामा है वो किस वे से आए थे वो देख लेते हैं हम। इंडिया, अफ्रीका, पुर्तगाल यहाँ से पड़ता है, छोटा सा द्वीपीय देश है। वास्को डी गामा यहाँ आता है, इसको बोला जाता है कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप, आशा की एक किरण। हिंदी में बोला जाता है इसको उत्माशा आंतरिक द्वीप। वास्को यहाँ से चलता है पुर्तगाल से, और कैप ऑफ गुड होप से होते हुए कहाँ पे रुकता है? कालीकट। ठीक है। कालीकट जो पड़ता है केरल में, केरल में जाकर ये भारत में पहुँचता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहाँ पर उतरा था? कालीकट। ठीक है। तो कालीकट में इसका स्वागत किसने किया था? वे इसका हमने देख लिया ना। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को उत्माशा आंतरिक होते हुए भारत के पश्चिमी तट कालीकट पर पहुंचता है। ठीक है। कालीकट तट पर पहुंचा, जहां इसका स्वागत तत्कालीन शासक जैमोरिन द्वारा किया जाता है। जैमोरिन द्वारा स्वागत किया जाता है। देखो, एक क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शन या पथ प्रदर्शक यानी कि गाइड कौन था? अब्दुल मुरीद नामक एक व्यापारी था जिसने भारत में वास्को डी गामा को गाइड किया था, यानी कि उसका पथ प्रदर्शन किया था, प्रदर्शक। ठीक है। और जैमोरिन ने क्या किया था? इसका स्वागत, जब ये कालीकट तट पर उतरता है। 3 महीने वास्को डी गामा भारत में रहता है, और भारत से जब यूरोप जाता है, ये भारत आने और जाने में कुल हुए खर्च का 60 गुना मुनाफा कौन कमाता है? वास्को कमाता है। वास्को यानी कि वास्को डी गामा। ठीक है। 1498 में आया, चला गया। इसके अलावा फिर 1500 में सेकंड पुर्तगाली भारत आता है। पुर्तगाली भारत आया। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिसका नाम रहता है कैब्रायल। ये भी भारत से व्यापार करता है, यूरोप में जाके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता है। ठीक है। तो सेकंड पुर्तगाली व्यापारी जो भारत आया, कैब्रायल। इसके बाद फिर 1502 में वास्को वापस भारत आता है। वास्को यानी कि वास्को डी गामा।
वापस भारत आया और इसने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी? कोच्चि या कोचीन में। ठीक है, ये वास्को सेकंड टाइम आ रहा है भारत में। थर्ड टाइम वास्को 1524 में भी भारत में आया था। इसी दौरान इसकी हो जाती है डेथ और इसकी कब्र बनाई जाती है गोवा में। ठीक है, तो वास्को की कब्र कहाँ बनाई गई थी? गोवा में। परंतु अभी गोवा में हाल ही में इसकी कब्र नहीं है, बिकॉज जो पुर्तगाली गवर्नमेंट थी बाद में क्या करती है, इसकी कब्र को खोदकर पुर्तगाल ले जाती है और पुर्तगाल में अच्छे से विधि विधान से, जो भी क्रिश्चियन में होता है उस हिसाब से इनका दोबारा से अंतिम संस्कार करती है। तो वास्को डिगामा के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल्स पढ़ दी। सेकंड पुर्तगाली व्यापारी जो भारत आया था कैब्रायल, उसके बारे में देख लिया। वास्को डिगामा की डेथ कैसे हुई। इसके बाद देखेंगे हम कंपनी की स्थापना हो जाती है, सॉरी ये आपका 1505 है। ठीक है, 1505 में। अब 1505 में जब कंपनी की स्थापना होती है तो कंपनी के जो प्रतिनिधि होते हैं या प्रमुख, एक के बाद एक, या गवर्नर बोल सकते हो, एक के बाद एक भारत में आएंगे और भारत के साथ व्यापार करने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां तैयार करेंगे। तो इसी क्रम में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर जो भारत आया, पहला जो था उसको बोला जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये आए थे भारत में 1505 में। सेकंड पुर्तगाली गवर्नर जो भारत आया फ्रांसिस्को डी अल्बुकर। और थर्ड नंबर पे आए थे आपके नीनो डी कोन्हा। ये 1509 में भारत आते हैं। हमारे लिए ये दोनों इम्पोर्टेंट है। नीनो डी कोन्हा के बारे में भी हम थोड़ी बहुत डिटेल्स लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले पुर्तगाली कौन है भारत में आने वाले? पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, फर्स्ट तो इन्होंने भारत में आते ही कोचीन को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। कोच्चि को केंद्र बनाया, या कोचीन लिख लो। सेकंड, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, इसी को बोला जाता है शांत जल की नीति, की नीति का प्रारंभ किया। अब ये शांत जल की नीति क्या होती है उस पे देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। देखो ये है भारत, ये अरब सागर से घिरा है पश्चिम में, इधर आपका बंगाल की खाड़ी, इधर आपका हिंद महासागर। 16वीं शताब्दी में जो आपका पुर्तगाल है उसकी जो नौसैनिक पावर थी, नौ क्षमता थी, वो सबसे ज़्यादा थी वर्ल्ड में। तो नौसैनिक पावर के रूप में पुर्तगाल क्या था, बहुत आगे था अन्य यूरोपियन कंट्रीज से। परंतु आगे चलकर इसका स्थान कौन ले लेता है? ब्रिटेन वाले ले लेते हैं। तो अभी समुद्र में मजबूत कौन है? वह है पुर्तगाली, और पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आ रहे हैं। तो पुर्तगाली स्टार्ट करते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। पुर्तगाली बोलते हैं भैया अगर किसी को समुद्री रास्ते से व्यापार करना है तो हमसे क्या लेना पड़ेगा? पास। किसके बदले? पैसों के बदले एक पास लेना पड़ेगा। तो हमारी पास के बिना अगर कोई समुद्री रास्ते से व्यापार करेगा उसको लूट लिया जाएगा।
उसकी सुरक्षा नहीं की जाएगी। जहाज डुबा दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्यों हो रही है? बिकॉज पुर्तगाली नौ वहन क्षमता में क्या है, शक्तिशाली हैं। इनके मुकाबले उस टाइम पर किसी की नौसैनिक पावर इतनी नहीं थी जितनी पुर्तगालियों की थी, परंतु आगे चलकर पुर्तगालियों की नौसैनिक क्षमता कमज़ोर हो जाती है और उसके स्थान पर ब्रिटेन आ जाता है। तो आपका अल्मीड़ा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वह बोलता है कि अगर किसी को भी समुद्र के रास्ते व्यापार करना है तो हमारे से पास लेना जरूरी रहेगा, जिसको बोला जाता था उस टाइम पे कार्टरेज अमीड़ा। जो व्यक्ति या जो व्यापारी कंपनी इस पास को नहीं लेती थी उसको लूट लिया जाता था या उसको नुकसान पहुंचाया जाता था। देखो, इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी के चलते अकबर को भी 1761 में जब अकबर गुजरात विजय पे निकले थे, गुजरात विजय, और जब अकबर ने सर्वप्रथम किसको देखा, समुद्र को देखा, तो अकबर को भी क्या लेना पड़ा था, कार्टरेज अमीड़ा। अकबर जैसे शासक को भी पुर्तगालियों से क्या लेना पड़ रहा है, पास लेना पड़ रहा है, कार्टरेज अमीड़ा लेना पड़ रहा है। तो पुर्तगालियों की जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसका जो व्यवस्था थी ब्लू वाटर पॉलिसी की वो हमने आपको समझा दी है। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट देखे हैं अभी तक अमीड़ा के बारे में या अल्मीड़ा। इसके अलावा अब इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी का क्या करते हैं, भारतीय अरब व्यापारी विरोध करते हैं। बिकॉज भाई समुद्र कहीं पुर्तगालियों का थोड़ी ना है अकेले, वो तो सबका है। व्यापारियों द्वारा विरोध किया जाता है, और भारत में जो अरब व्यापारी रहते हैं, तुर्की के व्यापारी रहते हैं एवं गुजरात के जो व्यापारी रहते हैं वो इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं और एक संयुक्त गुट बनाते हैं, ये तीनों मिलकर संयुक्त मोर्चा। और किसके खिलाफ युद्ध करते हैं, संयुक्त मोर्चा वर्सेस अमीड़ा या अल्मीड़ा। इस युद्ध को बोला गया है चोल का युद्ध, चोल का युद्ध, जो लड़ा गया था 1509 में। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, अल्मीड़ा पहले संयुक्त मोर्चे से क्या होता है, पराजित होता है, परंतु 1509 में अल्मीड़ा द्वारा संयुक्त मोर्चे को पराजित किया जाता है। ठीक है, तो अल्मीड़ा के बारे में ये तीनों पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए फिर हम यहीं तक रखते हैं, बिकॉज क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमने अभी तक जो चीज़ें देखी है वो हमने यूरोपियन कंपनीज़ का भारत में आगमन और क्या स्थितियां बन रही थी भारत में यूरोपियन कंपनियों की आगमन के लिए, और किस क्रम में कौन सी यूरोपियन कंपनी भारत में आई है उसके बारे में देख लिया। और इसी क्रम में हमने पुर्तगाली जो आपकी भारत आने वाली सबसे पहली कंपनी है या व्यापारिक कंपनी है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को कवर किया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बिकॉज क्लास लंबी हो जाएगी तो बोरिंग लगेगा आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। बाकी आप लोग रेगुलर रहिए और जो क्लासेस रहेगी हम कोशिश करेंगे वो भी रेगुलर अपलोड की जाए। बाकी जो अभी न्यू है चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके, थैंक यू।